हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2024 में पूछे गए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, किसी सौदे पर 25% और 10% की दो क्रमिक छूटें एक एकल छूट के बराबर है। देखो, पहली जो छूट है वो एक्स है, दूसरी जो छूट है वो वाई है। और इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो देखो, x क्या है? 25%, यानी कि जो पहली छूट है वो 25% की है। तो छूट का मतलब क्या है? माइनस। 25% की छूट का मतलब है माइनस। देखो, माइनस में क्यों आती है छूट? जैसे मान लो 100 रुपए की कोई चीज है, उसे आप 90 में बेच रहे हो, तो छूट दे रहे हो ना, तो आप तो 10 रुपए कम में ले रहे हो, इसलिए माइनस का। और दूसरी छूट है आपकी 10% की, तो ये भी माइनस का। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। एक्स आपका 25 है, वाई आपका 10 है, बट्टे में 100 है। ठीक है, 25 और 10 मिला के माइनस का 35, प्लस में आ जाइए। 25 का गुना 10 से कर दो तो ये 250, बटे में कितना है आपके पास? 100 है। ठीक है, दो जीरो है तो दो संख्या बाद दशमलव लगेगा। ये प्लस का है 2.50। 35 में से 2.50 घटा दीजिए तो आपके पास आएगा 32.5, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में। ये तो हो गया पहला तरीका। अब सीखिए दूसरा तरीका, जो कि इससे भी अच्छा है। देखो, पहली छूट है 25% की, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। जैसे कि मान लो 4 रुपए की चीज पर आप 1 रुपए की छूट दे रहे हो, तो 4 की चीज पर 1 की छूट दे रहे हो, मतलब 3 रुपए में बेचोगे। 10% है दूसरी छूट। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 रुपए की चीज पर 1 रुपए की छूट, यानी कि 10 रुपए की चीज पर 1 रुपए की छूट, तो इसका मतलब आप उसे 9 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो 10 का गुना 4 से कर दो 40, 9 तिया 27। अब देखो, 40 रुपए की वो चीज थी, छूट देने के बाद आप 27 रुपए की बेच रहे हो, तो कितने की छूट दे रहे हो आप? 23 का, 13 का। तो 40 पर 13 की छूट देके 27 का बेच रहे हो, तो कितने पे छूट दे रहे हो आप? 40 पे तो दे रहे हो। और प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे? 100 से गुना करोगे, तो ये कट जाएगा। 20 दूने का 40, 20 पंजे 100, 13 पंजे 65, बटे में कितना? 2। अब 2 से कटा दो, वही आ जाएगा 32.5%। किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं, आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उससे कर लेना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.27 के ऊपर बार प्लस 0.39 के ऊपर बार प्लस का 3। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करते कैसे हैं? देखो, 27 के ऊपर बार है, यानी कि 27 को लिखना है। दोनों के ऊपर बार है तो बटे में 2 9 आ जाएंगे। इस बार का मतलब होता है 9। अगर एक संख्या के ऊपर बार होता तो 1 9 आ जाता। प्लस इधर क्या है? 39, बटे में दोनों के ऊपर बार है तो दोनों आ जाएंगे, और प्लस का 3 दिया गया है बाद में। अब देखो, नीचे दोनों में बेस समान है हमारे पास, तो 99 है तो ऊपर वाली संख्या प्लस हो जाएंगी। 27 39 को जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा, और प्लस का ये 3 करना है। ठीक है, अब देखो कटाएंगे। 33 से 2 बार में कटेगा, 33 से 3 बार में कटेगा। 3 तिया 9, 9 में 2 जोड़ो तो 11/3 हो जाएगा। अब 3 से कटाओ, 3 तिया 9, कितना बचेगा? 2। 2 में नहीं जाएगा तो 2 ऐसे लिख दो, बटे में 3 हो जाएगा। 3 पूर्णांक 2/3 डी ऑप्शन में दिया गया है सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत कितना होगा? आरआरबी एएलपी 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। 11 के प्रथम 12 गुणज, देखो देखो, 11 का प्रथम गुणज होगा 11, दूसरा गुणज क्या होगा? 11 दूने का 22, तीसरा गुणज होगा 11 तिया 33। ऐसे ही चलते जाएंगे तो लास्ट का 12वां गुणज क्या होगा? तो 11 का गुना 12 से कर दो, पता चल जाएगा 12वां गुणज 132 होगा। ये 12वां लास्ट गुणज होगा। तो इसका औसत पता करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट आपका क्या है? 11, लास्ट है 132 डिवाइडेड बाई 2। 11 और 32 को जोड़ो 143 हो जाएगा, करो डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से कटा दो, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, एक बच्चे नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 71.5। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है यदि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है तथा x बराबर 5 होने पर y बराबर 7, तो y बराबर 90 होने पर x का मान क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों को थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन ये टेढ़ा नहीं है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। देखो,
x1 अपॉन में x2 बराबर, अब ये अगर व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता तो ऊपर आता y1 अपॉन में आता y2, लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती है तो पलट जाएगा, y2 ऊपर y1 नीचे। ठीक है, अब x1 का मान आपके पास है 5, तो 5 लिखिए। ठीक है, 5 लिखेंगे बटे में x2 का मान नहीं पता, x2 का मान हमें निकालना है। y2 का मान है 90, 90 लिखेंगे, और y1 का मान है 7, तो 7 लिखेंगे। कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 से कट जाएगा 18 बार में। ठीक है, तो हमारे पास x2 का मान कितना आ जाएगा, देखो ये बराबर में 7 एकम 7, समझा देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7 एकम 7 बराबर x2 का मल्टीप्लाई 18 से होगा तो 18 गुने x2। ठीक है, अब ये देखो x2 का मान निकालना, 18 कहां जाएगा, 7 के बटे में आ जाएगा 18, यहां से हटके, तो x2 का मान कितना हो गया 7 बटे 18, तो x2 का मान हो जाएगा 7 के बटे में 18। देखो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ईशा और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय में 44,000 रुपए निवेश किया। वर्ष के अंत में 8800 रुपए के कुल लाभ में से ईशा का हिस्सा 1100 है। अंशु ने कितना निवेश किया था? ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक है ईशा, दूसरी है अंशु। ठीक है, अब देखो वर्ष के अंत में, वर्ष का जब अंत हुआ तो पूरा लाभ 8800 रुपए मिला, जिसमें से ईशा का जो हिस्सा है 1100। ईशा को जब 1100 रुपए मिलेंगे 8800 में से, तो अंशु को कितने मिलेंगे, 7700 मिलेंगे। ठीक है, अब 2 जीरो से कटा दिए, 2 जीरो, 11 कम 11, 11 सत्ते 77, तो ये हो गया इनका अनुपात, ये इनका प्रॉफिट का अनुपात हो गया। जैसे कि ईशा को 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो अंशु को 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो इनके कैपिटल का अनुपात भी यही हो जाएगा, 1:7। ठीक है, इनके कैपिटल का अनुपात 1:7। अब इनका हम योग कर लेंगे अनुपात का, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, मिलके 8। इनका हमने योग किया और यहाँ पे इनका योग कितना है, 44,000 रुपए है। दोनों का योग अनुपात में 8 है, रियल में है 44,000। ठीक है, 8 की वैल्यू 44,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 55,000। 55,000 कैसे हो गई, 8 से इसमें डिवाइड दे दिया। 1 की वैल्यू 55,000 है, हमसे पूछा है अंशु ने कितना निवेश किया था, तो अंशु का जो रेशियो है वो कितना है, 7 है। तो 1 की वैल्यू 55,000, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 355,000। ठीक है, 35,500। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो 8 की वैल्यू 44,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से इसमें डिवाइड देंगे, देखो कर दो, 8 पंजे 40, 4 बचेगा, फिर से 40, 8 पंजे 40, 2 जीरो, तो यहाँ पे जो 2 जीरो आएंगे, 3 जीरो नहीं आएंगे, 2 जीरो आएंगे, तो यहाँ पे भी हमारा पास 35,500, यहाँ पे 3 जीरो नहीं आएंगे, 2 जीरो आएंगे। जब 1 की वैल्यू 5500, तो 7 की वैल्यू 35,500। ठीक है, अब ये किस में है, ऑप्शन में, किस ऑप्शन में देख लीजिए। अगर कोई गलती है तो उसको मिसिंग को, गलती को हटा लेंगे। देखना 1 की वैल्यू, जब यहाँ पे हमसे एक बार गलती हो गई है, 3 जीरो लगे हैं, तो हो सकता है आगे भी गलती होगी हो, चेक कर लेते हैं। 1 की वैल्यू 5500, तो 7 की वैल्यू कितना, 7 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, जो 2 जीरो आ जाएंगे। 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगे 3, 7 पंजे 35, हासिल के 3 जोड़ दो 38, 38,500 आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। मैं पहले कह रहा था गलती हुई है कहीं ना कहीं, हमने उसको ठीक कर लिया, सुधार लिया। आप भी जल्दबाजी में गलती मत कर लेना, प्रश्न बहुत अच्छा था। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि एलसीएम 27n बराबर 54 और एचसीएफ 27n बराबर 9 है, तो n का मान क्या है? n का मान हमें पता करना है। देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो दी गई संख्याओं को काट दे, जो दी गई संख्याओं को काट दे, तो जो भी होगा वो इन ऑप्शन में से ही n का मान होगा। जो दी गई संख्याओं को काट दे वो एचसीएफ होता है, और जो दी गई संख्याओं से कट जाए वो एलसीएम होता है। अगर मैं मान लू पहला ऑप्शन, n का मान में 18 मान लू, जैसे मान लू मैंने n की जगह 18 रख दिया, ठीक है, तो एचसीएफ मेरा 9 हो जाएगा, 9 से 18 भी कटेगा, 9 से 27 भी कटेगा। यहां भी मैं n का मान 18 रख देता हूं, तो 27 और 18 का एलसीएम मेरा 54 आ जाएगा। 27 दूनी 54, 18 तिया 54। ठीक है,
तो मेरा पहला ऑप्शन ही सही जवाब है, n का मान मेरा 18 है। कुछ प्रश्न ऐसे ही लग जाते हैं ऑप्शन से ही। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि 42 की पावर 0.66 बराबर x, 42 की पावर 0.65 बराबर y और x की पावर z बराबर y की पावर 4 है, तो z का निकटतम मान कितना है? आरआरबी 2024 का सवाल। x की पावर z बराबर y की पावर 4 है। अब ध्यान देना, x का मान कितना है? 42। तो x की जगह मैं 42 लिख सकता हूं और इसकी पावर कितनी है? 0.66 है, बराबर y का मान भी 42 है, तो y की जगह मैं 42 लिख सकता हूं, तो इसकी पावर है 0.65। ठीक है, y की एक और पावर है 4, तो इसका 4 से गुना हो जाएगा। ठीक है, यहां तक देखो आधार समान है, जब आधार समान है तो हमारे पास पावर है वो भी समान हो जाएगी, यानी कि बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर ही होती है। समझ लेना, पावर भी बराबर होती है। तो इधर कितना? 0.66 बराबर 4 का मल्टीप्लाई कर दो इतने से, तो इतने से मल्टीप्लाई करोगे 2.6 आ जाएगा। ठीक है, 2.6 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है हमारे पास? ये z है ना, इसके साथ में मल्टीप्लाई में z है, सॉरी, जैसे इसके मल्टीप्लाई में 4 था, इसके मल्टीप्लाई में z है, इसके मल्टीप्लाई में z है। अब देखो z का मान निकालना है, तो 2.6 बटे में ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। 0.66 कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। दशमलव को हटाओ तो नीचे दो संख्या है तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। यहाँ से भी दशमलव हटाया, यहाँ पे एक संख्या थी, नीचे एक जीरो आ जाएगा। जीरो से जीरो कटा दिया, ये हो गया 260, नीचे हो गया 66। 260 नीचे हो गया 66, बस कटा लेना है और आंसर आ जाएगा। चलिए कटाऊंगा सबसे पहले मैं 2 से, तो 130 बार में कटेगा। 2 से कटाऊंगा तो 33 बार में कटेगा। अगर मैं 33 से इसको कटाऊं तो 33 से 4 बार में कटता है 132, 4 बार में। तो ये जो मान है ना 4 से थोड़ा सा कम है, तो 4 से थोड़ा सा कम 3.94 है। पहला ऑप्शन सही जवाब। हमसे निकटतम मान ही तो पूछा था, तो निकटतम मान हमारा ये हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दिए गए व्यंजक का मान क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। ये एक व्यंजक दिया गया है। अब देखो कोई भी संख्या है उसकी पावर 0 है तो समझ लेना उसका मान 1 होता है। तो 2 की पावर 3 का मान 8, इसका मान 1, 3 की पावर 3 का मान 27। बस मल्टीप्लाई ही तो करना है। 8 एकम 8, 8 का 27 से कर दो 216 होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 60 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? 60 और 90 के बीच में, तो 60 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन से? 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 89। ठीक है, इन सब का योग पूछा है तो बस सभी को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। 9 3 12, 12 और 9 21, 24, 25, 7 जोड़ दो 32 और एक 33 का 3, हासिल लगे 3। 8 और 8 16, 16 में जोड़ दो 7, 16 में जोड़ देंगे 7 तो ये हो जाएगा 23, 23 में जोड़ दो 7 30, 37, 43, 49 और हासिल के 3 52, यानी कि 523 हो जाएगा इनका योग। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 28 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र 50 सेंटीमीटर दूर हैं। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है? देखो एक वृत्त ये हो गया, दूसरा वृत्त ये हो गया, इसके केंद्र की दूरी कितनी है भैया? 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, इनके उभयनिष्ठ, ठीक है, इनका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि यहां से लेकर के जाएगी स्पर्श रेखा यहां तक, ये वाली। ठीक है, ये पूछा है, इसकी लंबाई पूछी है सेंटीमीटर में कितनी है। तो चलिए इसकी जब भी लंबाई पूछी जाए तो आप उसे कैसे निकालोगे? सबसे सरल तरीका बताऊंगा, डी स्क्वायर माइनस R1 R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए करिए। डी की वैल्यू आपके पास कितनी है? डिस्टेंस आपके पास 50 है, तो 50 का स्क्वायर कर दो सीधा, माइनस R1 कितना है? 28, R2 कितना है? 20। ठीक है, तो 28 और 20 दोनों को जोड़ दीजिए। आप को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 48, मतलब 48 का स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार दोनों को जोड़ दो,
और एक बार घटा के लिख दो। तो एक बार दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 98, एक बार घटा दूंगा तो 2 हो जाएगा। 28 दूनी 196 और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 14 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। वीडियो आपको अच्छा लगा है लेकिन आपने शेयर नहीं किया, तो भाई सभी बच्चों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ऐसी प्रश्नों को सीखने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।